हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी और उसमें भारत के संविधान का भाग 5। जब बात होती है संविधान के भाग 5 की, तो इसमें यूनियन यानी कि संघ की चर्चा होती है, जो आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, सिंपल वर्ड्स में कहूँ, तो बेसिकली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भाग 5 कहां से कहां तक है, तो ये आर्टिकल 52 से 151 तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। किसका? भाग 5 का। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की, यानी कि प्रेसिडेंट की। जब मैं बात कर रही हूँ प्रेसिडेंट की, तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 के मध्य जो राष्ट्रपति है उसके बारे में चर्चा की गई है, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो अब इसे समझते हैं। भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि राष्ट्रपति को कहते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्राध्यक्ष होता है। यानी जो राष्ट्र है, हमारा नेशन है, उसकी सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे है? राष्ट्रपति के कंधों पे है। यानी कि राष्ट्र में एकता अखंडता बनी रहे, हम सब भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहे शांति से, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राष्ट्रपति की। ठीक है। परंतु जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, वो शासनाध्यक्ष होता है। यानी कि शासन किसके अंडर होता है? प्रधानमंत्री के अंदर होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्क करेगा। अब हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद दिए हुए हैं आर्टिकल 52 से 62, जिसमें प्रेसिडेंट की चर्चा है, उन्हें हम एक बाय एक पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 की। इसके माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा करी गई है। किसमें करी गई है? आर्टिकल 52 में करी गई है। ठीक है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, यानी कि ये क्या है? हमारा फॉर्मल हेड है। औपचारिक प्रमुख के रूप में जो राष्ट्रपति है, इसका पद ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि जो फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्रपति की, वो किसके सिमिलर है? ब्रिटेन की रानी के सिमिलर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 कहता है कि जो कार्यपालिका है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, उसका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। जो हमारी कार्यपालिका होती है ना, जो सारे वर्क करती है, तो उसका भी क्या हुआ? फॉर्मल हेड उसका कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। यानी कि सभी काम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पूरे होंगे। कोई भी जो फाइनल डिसीजन होगा उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी होगा। बात करते हैं संसद की। जो संसद होती है वो क्या करती है? विधेयक यानी कि बिल को पारित करती है। उसके बाद जब राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं, उसी के बाद तो वो लॉ बनता है। पहले बिल होता है, फिर पास होता है। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, फिर वो लॉ बन जाता है। यानी कि हमें यहाँ पे पता पड़ा कि आर्टिकल 53 कहता है कि हमारा फॉर्मल हेड है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का फॉर्मल हेड है राष्ट्रपति। इन्हीं के सिग्नेचर के बाद ही कोई काम कंप्लीट माना जाता है, जो बिल होते हैं वो लॉ बन जाते हैं। ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति को कहा जाता है कि ये एक संसद का अभिन्न अंग है। संसद से राष्ट्रपति को सेपरेट नहीं कर सकते, ये उसका इनसेपरेबल पार्ट है। नेक्स्ट, पर अगर मैं असल मायनों में कहूं, तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, जो बेसिकली सारा काम देखता है कि कार्यपालिका में सब लोग जो भी शामिल है वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 में आप देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि जो राष्ट्रपति है उससे रिलेटेड इलेक्शन होते हैं, इन्हें किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम जनता हैं, हम कॉमन पब्लिक है। ठीक है। तो हम तो डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। लेकिन जिन लोगों को, जिन प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुनकर भेजा है, वो डिसीजन लेते हैं, वो वोट करते हैं, और तब किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है। तो अब इसे डिटेल से धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संसद की। तो जो देश को चलाती है वो हमारी संसद होती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो ऐसे मान लीजिए कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है संसद, और उसमें दो कमरे हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जो लोकसभा है वो है निम्न सदन, और जो राज्यसभा है वो है उच्च सदन। ठीक है। तो हमने अब तक ये देखा कि संसद जो है उसके दो पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब एक और चीज समझते हैं। कुछ सदस्य होते हैं संसद के, ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट लोकसभा और राज्यसभा के,
जिन्हें राष्ट्रपति खुद चुनता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करती हूँ लोकसभा, तो उसके 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन, इन्हें राष्ट्रपति खुद सेलेक्ट करता है बिना इलेक्शन के। ये डायरेक्ट चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? एंग्लो इंडियन वो लोग हैं, वो ब्रिटिशर्स, वो यूरोपियन लोग जो कि यहाँ पे आए थे। ठीक है, जब भारत देश गुलाम था तब वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने क्या किया? भारतीय औरतों से शादी करी, फिर बच्चे पैदा करे, फिर आजादी के बाद वो लोग यूरोप में वापस चले गए। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में वापस चले गए, लेकिन जो उनके बच्चे थे, ठीक है, जो उनके बच्चे थे और जो उनकी वाइफ थी वो तो यहीं रह गई इंडिया में। उनके जो राइट्स हैं उनका हनन ना हो, इसके लिए क्या किया गया है प्रावधान के लोकसभा में 2 सदस्य जो होंगे राष्ट्रपति चुनेगा वो होंगे एंग्लो इंडियन, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पिता यूरोपियन हैं और माता भारतीय हैं। ठीक है, लेकिन अब इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि इतने साल हो गए जो एंग्लो इंडियन है इनकी आबादी कम होती जा रही है। क्योंकि मान लीजिए ये एक यूरोपियन व्यक्ति था, इसने एक भारतीय महिला से शादी करी। ठीक है, अब इनका जो बच्चा है वही तो कहलाएगा एंग्लो इंडियन, लेकिन आजादी हुए हमें इतने सारे साल हो गए कि अब ये जो एंग्लो इंडियन है इनकी उम्र ज्यादा हो रही है। अब जब ये शादी करेंगे, ये टेक्निकली भारतीय हैं, जब ये किसी भारतीय महिला से शादी करेंगे, फिर जो इनके बच्चे होंगे वो तो प्योर इंडियन होंगे। तो इस वजह से एंग्लो इंडियन की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा के भी जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें डायरेक्ट कौन सेलेक्ट करता है? राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, अलग अलग जगह से। फॉर एग्जाम्पल कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों से संबंधित 12 लोगों को राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि मान लीजिए लोकसभा के 2 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति ने चुना, ठीक है, 12 सदस्य राज्यसभा के जिन्हें राष्ट्रपति ने चुना। अगर राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है कि कौन नया राष्ट्रपति बनेगा, उसमें अगर इन लोगों को 14 होगा ना, 12 ये और 2 ये, यानी कि ये 12 और 2 14 लोग जो हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने चुना है, ठीक है, मनोनीत किया है, अगर ये लोग वोटिंग में हिस्सा करेंगे तो पार्शलिटी हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक ही राष्ट्रपति दोबारा वोटिंग के लिए खड़ा हुआ है, रामनाथ कोविंद को हमने राष्ट्रपति बनाया था, अगर वो दोबारा खड़े होते हैं वोटिंग के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये 14 लोग वोट करेंगे तो पार्शलिटी होगी, ये तो उसी को चुनेंगे जिन्होंने इसे रखा था। तो इसलिए इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, इस वजह से नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे विधानमंडल। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि देश को चलाती है संसद, तो फिर राज्य को कौन चलाता है? राज्य को चलाता है हमारा विधानमंडल। अगर मैं विधानमंडल को भी एक बड़ी सी बिल्डिंग मान लूं तो इसके 2 हिस्से होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि विधानमंडल के कौन कौन से हिस्सा हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, वो मुख्यमंत्री जो विधान परिषद के सदस्य होंगे वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 14 मनोनीत लोग जिन्हें राष्ट्रपति ने सेलेक्ट किया था, और जो विधान परिषद है उसके लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है, किस सिस्टम से वोटिंग करी जाती है। तो एकल संक्रमणीय वोट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जितने कैंडिडेट होते हैं सभी को वोट देना होता है, लेकिन प्रायोरिटी यानी कि वरीयता के बेसिस पे। जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होता है। इसमें प्रायोरिटी यानी कि वरीयता के आधार पर आप किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, किसे सेकंड नंबर पे पसंद करते हैं और किसे आप रैंक 3rd देना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, ये उम्मीदवार है राष्ट्रपति के, तो क्या हुआ, मैं रैंक दूं कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगा ये कैंडिडेट रामनाथ कोविंद जी सबसे अच्छे लगे, तो मैंने रैंक 1 दूं। फिर मैं बोलूं मीरा कुमारी भी अच्छी कैंडिडेट है, इन्हें मैं रैंक 2 पे रखती हूँ, और 3rd नंबर पे मैं रखती हूँ प्रणब मुखर्जी को। ठीक है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति वोट करेगा, सिस्टम वही रहेगा, वरीयता के आधार पे, है ना, अपनी पसंद के आधार पे। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मीरा कुमारी नंबर 1 रहनी चाहिए, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है। सेकंड नंबर पे प्रणब मुखर्जी, 3rd नंबर पे रामनाथ कोविंद। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, इन्हें रैंक देते हैं, 1st, 2nd और 3rd। अब यहाँ पे 3 लोगों की बात करी गई है, मान लीजिए 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते तो फिर हम रैंक कैसे देते, 1st, 2nd, 3rd और 4th रैंक देते। ठीक है, जितने पार्टिसिपेंट होंगे उतनी रैंक हम यूज करेंगे, सबको देंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एकल संक्रमणीय। ठीक है, ये अभी शब्द आया था, अब इसे समझ लेते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं उसके सारे वोट उठा के हम ऐड कर देते हैं उस उम्मीदवार के वोट में जिसके सबसे ज्यादा है। तो मान लीजिए कोई आदमी अगर 4 लाख वोटों से जीत रहा था, तो हमने क्या किया, जिस उम्मीदवार के वोट सबसे कम थे तो हमने क्या किया, उसके वोट सारे के सारे उठा के जो जीत रहा था उसके वोट में ऐड कर लिया।
तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 लाख वोटों से जीत रहा था, 50,000 हमने उसके ऐड कर दिए दूसरे वाले के, तो हमें क्या लगने लगा कि जीत बहुत ही भव्य लगने लगी, थोड़ी बड़ी लगने लगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, प्रथम चरण की मतगणना, जिसमें उम्मीदवार की जो पहली वरीयता होती है उसे गिना जाता है, यानी कि फर्स्ट रैंक मैक्सिमम टाइम किसे मिली है, कौन व्यक्ति है जिसे सबसे ज्यादा बार फर्स्ट रैंक पे लोगों ने रखा है। तो मान लीजिए कैंडिडेट ए है, उसे 4 लोगों ने फर्स्ट रैंक पे रखा, कैंडिडेट बी को सिर्फ 2 लोगों ने फर्स्ट रैंक पे रखा, तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि इसे 1 मिला है 2 बार, इसे 1 मिला है 4 बार, ठीक है, और इसे मान लीजिए इसे मिला है 3 बार, तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा किसे मिला है, कैंडिडेट 1 को मिला है 4 टाइम, तो फिर ये जीत जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि फर्स्ट रैंक पे इसे 3 लोगों ने रखा, इसे भी 3 लोगों ने फर्स्ट रैंक पे रखा, ठीक है, और इसे सिर्फ 2 लोगों ने रखा, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैंडिडेट सी है वो सबसे कमजोर है, वो हट जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। अगर टाई हो जाता है तो फिर हम करते हैं द्वितीय चरण की मतगणना। द्वितीय चरण की मतगणना में क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि सेकंड रैंक है वो किसे ज्यादा बार दी गई है। मान लीजिए इन्हें 3 लोगों ने सेकंड रैंक दी, तो इनका स्कोर 3 हो जाता, और मान लीजिए इन्हें सेकंड रैंक दी 5 लोगों ने, तो फिर अब कौन जीतेगा, जिसे सेकंड नंबर पे लोगों ने ज्यादा प्रेफर किया है, कैंडिडेट बी हमारा जीत जाएगा। तो ये सिस्टम होता है प्रथम चरण की मतगणना का और सेकंड चरण की मतगणना का। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।